नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, ये जो मुहिम है पूरे भारतवर्ष में और अपने पूरे 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए, मतलब भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि सभी कुछ स्थापित करने के लिए जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का फिलहाल अभी सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जो ये कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश की ताकत क्या है, हमारे जो अमर शहीद और परम राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया है, हंसते हंसते मौत को गले लगाया है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। तो उदाहरण के लिए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक में हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिनका जन्म स्थान पंजाब में है। हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जन्म शायद ग्वालियर में है, लेकिन उनकी पूरी गतिविधि उत्तर प्रदेश की है। और हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी, वो उनका जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का है। और हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के। हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के। हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। हमारी अमर शहीद चंद्रिमा कर्नाटक की। और हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड की, इत्यादि की कुर्बानी और शहादत ही असल ये ताकत है भारतीय अवाम ताकत दल की, जो कि इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में यह मुहिम चला रहा है। इस मुहिम में जनता जागृत हो रही है, लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कौन आएंगे और आ रहे हैं, वही जो आकलन और जो विश्लेषण हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का है।
जो जो उनका जो उनका एक माने आकलन है और जो 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 उनका विश्लेषण है, इस पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत जरूरी है। हर एक भारतीय भाई बहन को उसकी सच्चाई को समझना चाहिए। हमने कई एपिसोडों में ये बताया है, लेकिन बार बार बताने की आवश्यकता है। और किसी भी अच्छे काम में, और खास करके राष्ट्रहित और हमारी आवाम के हित के जितने मुद्दे हैं, वह लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाते हैं, वह उसका समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है, उनको समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है, इसका बहुत सही आकलन और सही विश्लेषण हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हुआ है। इस विषय में मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं बता रहा हूं, और जब जब आवश्यकता होगी बार बार मैं ही बताऊंगा। तो उन्होंने जो कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि जब भी राष्ट्रहित और आवाम के हित के मुद्दे होंगे, विषय होंगे, जो कि इस समय भारतीय जनता दल भारतीयता का मुद्दा, भारतीयता आधारित और जो आपसी एकता, आपसी भाईचारा और प्रत्येक देशवासी को भारतीय नागरिक के रूप में और अपने ही भारतीय भाई बहन के रूप में समझा जाए, देखा जाए, बर्ताव किया जाए, इत्यादि का जो प्रयास ये भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है, इसके समर्थन में जागृति तो हो रही है, लेकिन कहाँ से सबसे अधिक हो रही है और कौन तबके जो है इससे अछूते हैं और कौन तबके अभी भी तमाशबीन बने हुए हैं। तमाशबीन मतलब बाई स्टैंडर्स, ऑनलुकर्स, फेंस सिटर्स बने हुए हैं। तो इसी संबंध में हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का आकलन और विश्लेषण बहुत काम का है। हमने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसे विषय जो राष्ट्रहित के हों और आवाम के हित के हों, उनको समर्थन कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले कहाँ से मिलेगा, सबसे अधिक कहाँ से मिलेगा। तो उसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उनको जो भी कुछ आशा है वो मासेस से है। मासेस मतलब जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, उनसे सबसे पहले मिलेगा। और आज लगभग ये परिलक्षित भी हो रहा है, हालांकि और तबकों से आ रहा है, लेकिन सबसे आगे ये हमारे ये उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जो जिन्हें कि लोग परिपाटीवश उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति से संबोधित करते हैं। उन तबकों से ये समर्थन सबसे पहले आ रहा है और सबसे अधिक आ रहा है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से और तबकों से भी आ रहा है, और तबकों से भी आना शुरू हुआ है। और जो इस देश का जो संभ्रांत वर्ग है, उस पर विशेष रूप से हमारे स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया हुआ है। यह नैतिक रूप से उस जमाने में कब बोले थे, ये 1890 के दशक में इन्होंने कहा था कि संभ्रांत वर्ग जो है और जो हमारी गुलामी का जो है वो मुख्य कारण था, यानी हमारे ये क्रांतिकारी जो है अंग्रेजों से या अंग्रेजी सरकार से के विरुद्ध आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने प्राण दे रहे थे, लेकिन ये सम्राट वर्ग उन्हीं शोषक और अत्याचार करने वाले, जुल्म सितम ढाने वाले, इस देश को लूटने वाले अंग्रेजी सरकार का के ही साथ थे ये सम्राट वर्ग और जो है बौद्धिक वर्ग।
और जो कुछ संभ्रांत वर्ग, बौद्धिक वर्ग बचा हुआ था वो गांधी नेहरू के कुनबे में ही शामिल था। सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इनके समर्थन में संभ्रांत वर्ग का, बौद्धिक वर्ग का बहुत बहुत कम तबका आया। आई तो फिर आम जनता साथ में आई, लोग साथ में आए, लेकिन संभ्रांत वर्ग, बौद्धिक वर्ग, या जिसको बोलते हैं कि कुलीन परिवार या अभिजात परिवार, वो साथ में नहीं आया। और वही आज जो है इस देश की इस तरह की मानसिकता विकसित किया है कि देश हित के मुद्दों में वो शरीक नहीं होता है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल इनसे निराश नहीं है। संसाधन जब भी होता है इनके पास भी जाएगा और इनके अंदर जो छुपी हुई जो अपने मुल्क के प्रति भावना है उसको जगाएगा और उनको समझा के रहेगा कि मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी मानसिक कुंठा छोड़िए और भारतीयता के माहौल में आइए, तो उनको मिलाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो YouTube के माध्यम से है उसमें अभी भी वो तमाशबीन बने हुए हैं, ऑनलुकर बने हुए हैं, बाई स्टैंडर बने हुए हैं और फैंस सिटर्स बने हुए हैं। ये दुख का विषय है। तो खैर, ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने पहले ही इसकी चेतावनी कर लीजिए, चाहे विश्लेषण कर लीजिए, चाहे आकलन कर लीजिए, उन्होंने दे दिया था। बाबा साहब ने भी एक बौद्धिक ईमानदारी का भाव जो हमारे माने संभ्रांत और बौद्धिक वर्ग में है, बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, यह बहुत बड़ी समस्या और आज सबसे बड़ी समस्या है। आज सबसे बड़ी जो हमारा बौद्धिक वर्ग जो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है, हमारा जो न्यायपालिका है, जो हमारा ये मीडिया है और हमारे जो शिक्षण संस्थाओं में जो वाइस चांसलर्स और जो वो एकेडमिशियंस हैं और प्रोफेसर्स, लेक्चरर, रीडर्स, रजिस्ट्रार, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, इसमें भी बौद्धिक ईमानदारी का बहुत बड़ा अभाव है। और इसी कारण ये जो तबका है बौद्धिक ईमानदारी के अभाव में हमारे मुल्क का बेशकीमती तबका हो सकता था, लेकिन आज उसी बौद्धिक ईमानदारी के अभाव में एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है और ये बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय समस्या है। इसका विश्लेषण, आकलन हमारे बाबा साहब ने पहले से किया हुआ है। तो बौद्धिक ईमानदारी को लाने के लिए राजभक्ति का लाना बहुत जरूरी है और राजभक्ति को लाने के लिए व्यक्ति के स्वार्थ का जो रोग है उसको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से उनका आकलन था। तो वही तबका आज भी जो ये भारतीयता का माहौल लाने के लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल का जो प्रयास, यत्न और कोशिश जो चल रही है, उससे वो अभी अछूता, अपने को अछूता मान रहा है। और हालांकि इस तबके से कुछ इक्का दुक्का तो आ रहा है, इक्का दुक्का प्रतिक्रिया आ रही, ऐसी बात नहीं है। और हमारा व्यापारिक वर्ग यह भी काफ़ी हद तक इक्का दुक्का प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ा तबका पड़ा हुआ है जहाँ पर इसका संचार होना बाकी है। तो अब इस संबंध में और चर्चा करेंगे इसी एपिसोड में। तो ये सारे विषय उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सबसे
जो सबसे भारत विरोधी जो मानसिकता वाला तबका है, वो हमारा ये राजनीतिक दल, खास करके इस समय जो मुख्य धारा के और स्थानीय जो और प्रांतीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं, वो तो इस भारतीयता के प्रयास के विरोधी हो गए। बाकी जो अभी तबका बताया गया है, ये तो उससे बिल्कुल बेखबर है, तमाशबीन है, ये तबका है। लेकिन जो ये राजनीतिक दलों के वेश में जो ये ताकतें हैं, वो इस भारतीय एकता की विरोधी हो गई है। और जैसे जैसे आवाम इसमें शामिल हो रही है, तो वो अपनी अपनी दुकानों के बंद होने के खतरे को देखते हुए और इसकी प्रबल विरोधी हैं। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि भारतीय एकता का उनके पास कोई तथ्यात्मक और तार्किक जवाब नहीं है। बस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए कभी कभी जो टिप्पणी करते हैं तो बहुत घुमा करके, अपरोक्ष रूप से, और उनको यह भी है कि यदि इसका नाम लिया जाएगा, उनको यह भी बताया कि यदि इसका मैंने इस संगठन का भारतीय अवाम ताकत दल का और या मेरा सार्वजनिक रूप से यदि नाम लिया जाएगा, तो इसकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी या जंगल की आग की तरफ फैल जाएगी। तो वो दो कमजोरी मान रहे हैं। एक तो इनके पास कोई तार्किक ढंग का और तथ्यात्मक जवाब नहीं है वैसा, और दूसरा ये कि भारतीय अवाम ताकत दल का और मेरा जो है सीधे सार्वजनिक रूप से वो नाम नहीं लेते हैं, अपरोक्ष रूप से वो मैंने कभी अपरोक्ष रूप से वो संदर्भित करते रहते हैं। जैसे ये तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, भारतीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारी आवाम खुद फैसला करे। ये भारतीयता का पाठ है कि अपने देश को ये सब खुद कमजोर कर रहे हैं, और भारतीय ताकत दल खुद बताया हुआ है ये विखंडनकारी ताकतें हैं। तो अपने करतूत पर न तो इनको शर्म है, न तो इनको लाज है, न तो पछतावा है, उसी पर आज भी कायम है। और भारतीय अवाम ताकत दल की इस भारतीयता आधारित एकता की मुहिम को बस यही कहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, भारतीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जरा उन्हीं की बात को लिया जाए, वो जात का पाठ पढ़ाते रहें, विखंडन का पाठ पढ़ाते रहें, देश में नफरत का पाठ पढ़ाते रहें, वोट बटोरते रहें, तो उनके अनुसार वो ठीक है। और इन चीज़ों को नष्ट करके यदि भारतीयता का पाठ पढ़ाया जाए, एकता का पाठ पढ़ाया जाए, और लोगों में सद्भाव की कोशिश की जाए, तो वो कहते हैं कि मैं भड़का रहा हूँ, कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। तो ये तमाम इस तरह से उदाहरण है कि उनकी मानसिकता इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है, और ऐसी मानसिकता वाले ही सत्ता और प्रणाली और पद्धति पर काबिज है। ये दुर्भाग्य है। और उनके जो जितने भी नेता हैं और पदाधिकारी हैं, वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को या तो धमकाते हैं और माफिया और दादाओं की भाषाओं में बात करते हैं कि हमने मना किया था और यूट्यूब वाले सर मान नहीं रहे हैं। पता नहीं वो कौन होते हैं कि जो मना करने वाले।
वो नहीं समझते उनकी हैसियत क्या है कि मना करने का, उनकी औकात क्या है मना करने का। मैंने बार बार समझाया है कि महोदय आपकी कोई औकात नहीं है, औकात सिर्फ इस देश के अवाम का है, इस देश की जनता का है। मेरी भी कोई औकात नहीं है, मेरे संगठन की भी कोई औकात नहीं है। जो भी औकात है इस देश की जनता का है। और यही मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि हमने मना किया था और अभी भी यूट्यूब जारी हो रहा है, तो मैं सीधे से कर रहा हूं कि हमारी जो 1 अरब और या 135 करोड़ की आवाम है, उसके सामने इनकी क्या औकात है कि वो ये कहेंगे कि हमने मना किया था और यूट्यूब जो है ये भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब बंद नहीं कर रहा है। तो इनको समझना चाहिए। और भारतीय अवाम ताकत दल तो अपने जो है अपने 135 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको ताकतवर बनाने की ही फिराक में या कोशिश में लगा हुआ है। बस उनको यही बताना चाहता है कि मुल्क के लिहाज से और वैसे भी आपका ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और वाकई में आप संविधान की नज़रों में वैसे भी आप ताकतवर हैं, लेकिन इसमें सबसे मैंने आपकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है, बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं, निर्बल हो गए। क्यों? आप बिखर गए हैं। आप जो बिखर गए हैं, तो इतना आप समझिए कि भाई इस बिखराव को दूर करना है और इसका एहसास तो करिए कि हम बिखरे हुए हैं। ये हमारे भारतीय भाई बहनों में बिल्कुल एहसास होना पड़ेगा कि हमारे भारतीय समाज में बहुत तगड़ा बिखराव है। अब बिखराव के विभिन्न उसके माने घिनौने रूपों में, नफरत के रूप में, भेदभाव के रूप में, कहीं कहीं हिंसा भी, उपद्रव भी, यानी यहाँ तक ये गंदगी ये फैली हुई है, बिखराव की। और जबकि इसके विषय में हमारे अवाम में कोई चिंता भी नहीं है। राजनीतिक दल तो चाहते हैं कि बिखराव पड़ा रहे, तभी उनकी जो वोट और सत्ता हथियाने की साजिश कामयाब होगी। तभी तो जो है अपने भारतीय भाई बहनों के को मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीनेंगे, सत्ता हथियाएंगे। तो उनकी तो रणनीति मंशा ही है ये बिखराव है। लेकिन हमारी आवाम को भी एहसास अभी उतना नहीं है कि भाई ये बिखराव जो है, ये बिखराव जाना चाहिए। बिखराव जो है ये सबसे बड़ा अभिशाप है इस मुल्क का। भारतीय अवाम ताकत दल उसी बिखराव को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है कि सारा बिखराव खत्म करके एकता लानी है, वो भी भारतीयता आधारित। भारतीय अवाम ताकत दल की इस प्रयास को ये सब जो भारतीय जनता पार्टी वाले, जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस वाले और वाले जो है वो कहते हैं कि हम भड़का रहे हैं। तो उनके कहने में जाए, उनके कहने से ही उनकी मानसिकता सामने आती है, उनकी मानसिकता हमारे अवाम के सामने आती है। तो उनकी मानसिकता को समझिए कि जो एकता के प्रयास को बोलते हैं कि हम लोगों को भड़का रहे हैं। तो अब इसी में जब ये देख रहे हैं कि अवाम धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। कल ही एक समाचार मिला कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है, उसके 4 या 5 उसके पदाधिकारियों ने भारतीय अवाम ताकत दल के समर्थन में वो इस्तीफा दे दिया। तो जागृति अब जो वो यानी उन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी हो रही है, पदाधिकारियों में भी हो रही है। तो
और इसी और मैं तो कहता हूँ कि ये भारतीय ये भारतीय जनता पार्टी के जो 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 निचला जो नेतृत्व है, जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये जिस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के चक्कर में इस बीजेपी के साथ में आए हुए हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर कलंक है, देशभक्ति के नाम पर भी कलंक है। वो ये कई बार बताया भी गया है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का मतलब तात्पर्य यही सामने आया है कि देश के दुश्मनों को पाल के रखना, उसकी रक्षा करना, पाल के रखते हुए उन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाना, सत्ता हथियाना। तो ये सत्ता के लिए उन देश के दुश्मनों को, जिनको देश की सुरक्षा और हित के लिए जिनका विनाश करना चाहिए, ये सत्ता हथियाने के लिए ये उन्हीं को पाल रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। तो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या निचला नेतृत्व है, वो अच्छी तरह से समझ ले कि जिन विषयों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, जो है उसके लिए ये अभिशाप बना हुआ है। ये उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी अभिशाप बनी हुई है। न तो ये वो राष्ट्रवाद है, न तो देशभक्ति है, न तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अब इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असलियत तो जो है वो कई एपिसोडों के माध्यम से, कई कथानकों के माध्यम से बताया हुआ है। फिर भी इस एपिसोड में बताने की कोशिश होगी। तो ये चूंकि देश का महत्व समझते हुए ही हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जमीन से जुड़े हुए वो जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी और उनका जो निचला नेतृत्व है, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए देश सबसे पहले है। तो इसी ख्याल से जो आप लोग जुड़े हुए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से जिस भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई है कि उसके लिए देश सबसे पहले नहीं है, उसके लिए सत्ता सबसे पहले है। अब ये सत्ता के सौदागर हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि सत्तावादी हैं, सत्ता के कीड़े हैं, और वो भी देश हित की कीमत पर देश के दुश्मनों को पाल करके। इस बात का ध्यान हमारे उन भारतीय भाई बहनों को करना है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ निचले नेतृत्व के रूप में और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के रूप में उनको यानी देश की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए ख्याल करें कि जिन उद्देश्यों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इस पर गौर करें। मुल्क रहेगा, देश रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ। और ये कदाप न समझें कि इतने हाईवेज बन रहे हैं वो, और विशेष करके जो जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का,
और जो उसके पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनके लिए है कि इस मुगालते में न रहें कि जो मोदी जी तमाम वो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रहे हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और हमारे देश के दुर्गम क्षेत्रों में खासकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में सड़कों का जाल, रेल लाइन का जाल, भारत चीन सीमा पर या भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है वो रेल लाइन का तंत्र, सड़कों का तंत्र जो बिछा रहे हैं और हम बिछा रहे हैं, ये बिल्कुल काम में नहीं आएगा यदि ये देश विरोधी ताकत वाम दल रहेंगे और जो है ये देश विरोधी ताकत जीएनपीसी या कांग्रेस रहेगी। ये प्रमाणित हो चुका है। सीएए और कृषि कानून के विरोध में जो दुर्दशा देश ने झेला है और जितनी कायरता ये मोदी सरकार ने दिखाई है वह हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के लिए आंख खोलने वाला है। कृषि कानून के विरोध में मैंने 2-3 महीने यही जो है वामपंथी, यही जीएनपीसी वाले और काफ़ी जो है देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा कर दिया और कहा कि ये किसान आंदोलन है, उसमें आतंकवादियों को भी साथ मिला है और उसके आगे ये मोदी सरकार की निष्क्रियता, कायरता को देश ने देखा। तो ये कभी भी ये मोदी सरकार जो है वो देश की हितैषी हो नहीं सकती। और जब भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात है देश की जो है इज्जत, उसकी समान प्रतिष्ठा को भी ये मोदी सरकार बचा नहीं सकी। देश भूलता नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन ये मोदी सरकार और मोदी महोदय ने अपने दिल्ली पुलिस के 4 से लेकर 5 से जवानों को पिटवा करके घायल करवा दिया इन्हीं देश विरोधी ताकतों के द्वारा। और फिर इन्हीं देश विरोधी ताकतों के द्वारा जो है ये पूरा मौका दिया मोदी सरकार और श्री मोदी जी ने कि वो देश विरोधी ताकत, आतंकवादी ताकत हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी जो है वो झंडा वो लगवाया गया है। तो मोदी जी ने राष्ट्रीय दिवस के दिन इस देश को शर्मसार किया है। तो हमारी देश की इज्जत को हमेशा इन्होंने आघात पहुंचाया है। तो किसी भी हालत में ये राष्ट्रवादी हो नहीं सकते। और इनके मन में जो देश विरोधी ताकतों के प्रति जो सहानुभूति है, जो हमदर्दी है, वह भी कभी कभी प्रकट होती है। रहती तो है लेकिन कभी कभी अनायास ही वो प्रकट होती है। इतना सब कुछ मोदी जी ने देश को जो शर्मसार किया, इनको शर्म नहीं आई, इनको शर्म नहीं आई। फिर भी संसद में ये कहते हैं, फिर भी ये संसद में कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। किनको? वही ताकतें जिन ताकतों से इन्होंने देश को राष्ट्रीय दिवस के दिन शर्मसार किया, उनको कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। मतलब जब तक मोदी महोदय हैं तब तक आपको देश विरोधी
गतिविधि जारी रखने के लिए, देश को शर्मसार करने के लिए पूरी सहूलियत जो है मोदी जी आपको देते रहेंगे। तो ये इस तरह के तमाम वाक़यात हैं, तमाम घटनाएं हैं जो साफ ये दिखा रही हैं कि मोदी जी के राष्ट्रवाद की असलियत क्या है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे वो भारतीय भाई बहन जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कि हमारे वो भारतीय भाई बहन जो भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए और जो निचला जो जमीन से जुड़ा हुआ जो निचला नेतृत्व है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि जिन उद्देश्यों के लिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े थे, बहुत गौर करके देखिए कि क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो बात चल रही थी कि इतना ये तामझाम विकास का जो दिखा रहे हैं, यही ताकतें वामपंथी और ये जेएनपीसी वाले 1 मिनट में इनके जो है वो एक्सप्रेसवे को, इनके हाईवेज को, इनके इंटरनेशनल जो है वो हवाई अड्डों को, एयरपोर्ट्स को, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को 1 मिनट में जाम करके महीनों बढ़ जाएंगे और पूरा आर्थिक तंत्र को तबाह कर देंगे और बर्बाद कर देंगे। ये पूरा जो है वो बर्बाद कर देंगे। तो देश को जानना चाहिए कि उस विकास का कोई मतलब नहीं है जबकि ये देश विरोधी ताकतें इसी भारत में पाली जा रही हैं। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि मोदी जी के सारे विकास का कोई मतलब नहीं है, जबकि ये देश विरोधी ताकतें जो कि जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज जो है, जबकि उसका राहुल बराबर कहता है कि इस देश में पेट्रोल या केरोसिन छिड़क दिया गया, बराबर कहता है। यानी किसी भी वक्त हम जो है देश को जला सकते हैं और वही हाल जो है वो वामपंथी का है। और ये भी मोदी जी जानते होंगे और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें कि ये दोनों ताकतें, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और वाम दल जो है, चीन की फंडिंग पर, चीन के इशारे पर भारत को हमेशा जला के रखना, टेंशन में रखना, बिखराव पैदा करना और हमेशा जो है हिंसा उपद्रव का शिकार बनाना और भारत की आर्थिक प्रगति को हमेशा रोक के रखना। ये चीन की फंडिंग पर ये इस तरह की गतिविधि हमेशा जो है जारी, इस तरह की गतिविधि हमेशा जारी रखे हुए हैं। ये खास करके ये दो तंजीम, जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज या कांग्रेस और ये वामपंथी। तो इस विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए विकास के पहले इन देश विरोधी ताकतों का विनाश करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये न करके सिर्फ सत्ता के लिए मोदी जी और ये जो विकास कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि विकास के चकाचौंध में आवाम भूल जाएगी कि कितने ये भारत विरोधी गतिविधि चला रहे हैं। भारत के दुश्मनों को पाल कर रखना ये सबसे बड़ा भारत विरोधी जो है ये कृत्य है। ये मोदी जी भी जाने और मोदी जी भी जाने और भारतीय जनता पार्टी भी जाने। तो इस संबंध में जो भारतीय अवाम ताकत दल जो अपने अवाम को परिचय करवा रहा है कि ये कितनी खतरनाक ताकतें हैं जिनका विनाश जरूरी है इस देश की सुरक्षा के लिए, और हमारी अवाम
जागृत हो रही है। और तो ये जो JNPC, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस, ये जो है कभी इसके नेता लोग कभी धमकी देते हैं, कभी वो करते हैं, और जब दिन ब दिन ये क्षीण हो रही है तो कभी वो अपना एक अवसाद प्रकट करती है कि यूट्यूब वाले सर क्या चाहते हैं, हम खड़े हो जाते हैं और हम में आग लगा दें, हम जल जाएं। ये पता नहीं यानी किस किस तरह का जो है मनोभाव या इस तरह का एक दंभ या नाटक लोग करते हैं, और किसी के जला देने से, किसी को कर देने का कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल तो बस यही कह रहा है कि देश में बिखराव पैदा मत करिए और इस देश में भारतीय नागरिक की तरह रहिए। इस देश में जो है भारतीय नागरिक की तरह रहते हुए दूसरे जो देशवासी हैं उनके साथ भी जो है भारतीयता का या भारतीय नागरिक के रूप में कि वो अपना ही भारतीय भाई बहन है, इसका बर्ताव करिए। और भारतीय नागरिक के रूप में जो है किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है यदि भारतीय अवाम ताकत दल का माहौल आता है, तो उसका शासन आता है, तो उसकी हुकूमत आती है, तो किसी को भी भारतीय नागरिक के रूप में कोई तकलीफ नहीं। अलबत्ता उसको भारतीय नागरिक का इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ साथ उसी अनुसार उसी माहौल में खिदमत भी होगी। ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके वो तत्व जो इस तरह का भ्रम वो फैलाते हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल आ गया तो जो है सनातन नष्ट हो जाएगा, जो है एकता आ गई तो हमको सबके साथ बैठना पड़ेगा। इस तरह का जो सबसे बड़ा इनका सनातन नष्ट हो जाएगा, इस तरह का दुष्प्रचार के शिकार मत बनिए, इनके झांसे में मत आइए। भारतीय अवाम ताकत दल सबको बराबरी के आधार पर और बराबरी का सम्मान देते हुए, भारतीय नागरिक का सम्मान देते हुए सबको वही इज्जत बख्शेगा। ये उसकी मंशा है। ये राहुल गांधी की एक रैली हुई थी, उस रैली के संदर्भ में समित पात्रा एक प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बस इसी में हमारी आवाम की मानसिकता को उलझा रहे थे कि इस राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, वो पता नहीं क्या वो इतने किलोलीटर आटा बोल रहा था, इतने किलोलीटर सब्जी की बात कर रहा था। सवाल है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको शऊर नहीं है, वो पप्पू है। ये गंभीर विषय नहीं है पात्रा महोदय। गंभीर विषय है कि वो इस देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है पात्रा महोदय। जरा आप जैसे लोग और सबसे पहले आप जैसे लोग जब बोलते हैं टीवी चैनल पर परिचर्चा के दौरान, मैंने देखा है आप कहते हैं कि अरे हम एक हिंदू को इतने मुसलमान बोलने नहीं दे रहे हैं, बराबर कहते हैं आप। बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो भारतीयता का जो राष्ट्रवाद का वो दम्भ भरती है, मुखौटा वो लगाए हुए है। क्या उसके राष्ट्रवाद की यही पहचान है जो कि अपने हिंदू का है?
और किसी को मुसलमान कहे। पात्रा महोदय, किसी को हिंदू कहना और किसी को मुसलमान कहना, ये सबसे बड़ा भारत द्रोह है। हमारा जो संविधान है, आप तो वकील भी हैं, भारत का संविधान भी पढ़ा होगा। इस भारत के संविधान का इस आदेश का कि हम भारत के लोग हैं, उसका बार बार अब वो कर रहे हैं, वो उल्लंघन कर रहे हैं। और फिर भी अब यानी भारत के संविधान के उस आदेश का कि हम कि इस देश के लोग जो है वो भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, उसका बार आप जैसे उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि राष्ट्रवाद का वो मुखौटा पहने हैं, और उसके प्रवक्ता बार भारत के संविधान का उल्लंघन भी करते हैं। भारत और खास करके इस देश को जरूरत है कि हमारे सभी देशवासी, सभी भारतीय भाई बहन अपनी भारतीय अस्मिता को पहचानें। इसलिए किसी को हिंदू कहना या स्वयं को हिंदू कहना या स्वयं को मुस्लिम कहना या दूसरे को मुस्लिम कहना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, भारत द्रोह है। पात्रा महोदय, तो इस राष्ट्रद्रोह के कृत्य से बचिए आप। और बहुत ही खतरनाक ये ट्रेंड है। और आप ही के आंखों के सामने वो एंकर, वो टीवी चैनल बराबर हिंदू मुस्लिम के रहता है, और आपकी एक जबान नहीं खुलती है। तो ये सारे जो है यानी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके और जो है राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी के कृत्य में, कारनामे में आप लिप्त हैं। और उससे भी जो खतरनाक खेल रहे हैं पात्रा महोदय कि, और आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा कुनबा है, खतरनाक ये खेल कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश का एक बहुत खतरनाक ताकत है, खतरनाक दुश्मन है। जरा बताइए ना पात्रा महोदय, जरा ये बताइए कि जब ये राहुल गांधी 4 साल पहले जब भारत और डोकलाम के मुद्दे को लेकर भारत की सेना और चीन की सेना दोनों आमने सामने 70-72 दिन आमने सामने थी, स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। और तो ये राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। तो पात्रा महोदय ये बताइए, तब भी इस राहुल गांधी को गद्दार मानते हैं या नहीं? पात्रा महोदय जरा ये भी बताइए कि ये राहुल गांधी अपने पार्टी के किसी नेता के द्वारा अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तब भी इस राहुल गांधी को समित पात्रा महोदय बताइए कि इसको आप गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते? और जो जितने सवाल ये भारतीय जनता दल कर रहा है, इसके अलावा कई सवाल हैं। जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो ये हमारी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल तोड़ने के लिए जब ये सबूत मांगता है, तब भी पात्रा महोदय बताइए कि क्या आप राहुल गांधी को गद्दार मानते कि नहीं मानते? और फिर यही राहुल गांधी जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी शिविर हैं,
या टेररिस्ट कैंप्स हैं उसको नष्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक करती है हमारी वायुसेना, तो हमारी वायुसेना या हमारी भारतीय सेना का मनोबल और शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए ये राहुल गांधी जो है अच्छा, और शौर्य पराक्रम के साथ साथ उसका मनोबल तोड़ने के लिए जब ये राहुल गांधी सबूत मांगता है, तभी पात्रा महोदय ये बताइए देश को कि आप इसको गद्दार मानते कि नहीं मानते। और इसी राहुल गांधी के सभाओं में कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप उसको सिर्फ पप्पू बता करके उसके गद्दारी के चेहरे को उसके करतूत को आप ढक रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप तो उस राहुल गांधी के ही बराबर जो है वो देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। मैं साफ कह दे रहा हूं, देश के दुश्मनों को बचाने वाला, देश के गद्दारों को बचाने वाला, और इस चाल से कि बस राहुल इतने खतरनाक राहुल गांधी को पप्पू समझिए, नासमझ समझिए, बेसहुर समझिए, उसको बोलने नहीं आता है ऐसा समझिए, और जो है और जो है इसको अकल नहीं है बोलने की तमाम। इसी में लोगों का दिमाग उलझा करके जो राहुल गांधी का जो खतरनाक चेहरा है कि वो इस भारत का दुश्मन है, उसको जो ढकने की ये जो साजिश है, साजिश करने वाले भी इस देश के उसी के बराबर शत्रु हैं। अरे भाई आप तो वकील हैं, और आप जानते होंगे कि भाई कि जब भी अपराध होता है, एक अपराध करने वाला होता है, एक अपराध को सह देने वाला होता है। तो अपराध को करने वाला और अपराध को सह देने वाला कानून के नजरों में दोनों बराबर के अपराधी माने जाते हैं। तो एक जो देश का गद्दार है, जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, और जो उसकी गद्दारी को ढक रहा है, जो छिपा रहा है, वह भी उतना ही गद्दार है। और क्या राष्ट्रवादी बनकर के ये छलावा जो है आप लोग जो कर रहे हैं, यह किसी भी देशभक्त के लिए और किसी भी उस भारतीय भाई बहन के लिए जो इस मुल्क की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, उसको नाकाबिले बर्दाश्त। कल YouTube पर एक देखा गया कि भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, और उसका विश्लेषण कैसे करवाते हैं इसको भी हमारे भारतीय भाई बहन देखें। देखिए, भारतीय भाई बहन से यही गुजारिश है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको देखिए कि कितने शातिर किस्म के हैं, कितने शातिर किस्म के देश विरोधी हैं। तो कोई ओंकार चौधरी जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता है, तो कोई अर्थशास्त्री कोई सरदाना करके हैं, सरदाना, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे, उन्हीं के साथ वो परिचर्चा कर रहे थे, ओंकार चौधरी। तो वो सरदाना महोदय बता रहे हैं कि भाई ये ब्रिटेन को पछाड़ करके और भारत हमारा जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अरे भाई, हमारे देश में जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की शैली थी, देश को मजबूत भी कर दिए होते, और देश जो है आज अमेरिका से भी आगे मजबूत हो गया होता। इस बात को जरा मानिए। इसीलिए तो सारी शक्तियां मिलकर के ब्रिटेन, अमेरिका और देश में जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू सब मिलकर के सुभाष चंद्र बोस को जो है उस रास्ते से हटाया गया। और भारतीय जनता दल का पूरा विश्वास नहीं, पूरा दावा है कि यदि सुभाष चंद्र बोस के
के आदर्शों पर यह देश चला होता और वो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते, तो एक तो बिखराव नाम एक तो देश में जो इतना बिखराव जो बिखराव है, नफरत है, तमाम है, उसका नामो निशान तक नहीं होता। सभी लोग अपने को भारतीय मानते हैं। सभी लोग जो है ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम पहले हैं और हमारा इस्लाम पहले है और राष्ट्रवाद में है। इन सारी गंदगियों का नामो निशान तक नहीं होता। यदि सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर, विचारों पर यह देश चलता तो, और खासकर यदि उनका शासन रहता, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हम 25 से 30 साल तक तानाशाही चाहेंगे, बिल्कुल इन सारी शक्तियों को पीट पाट करके जो है राष्ट्र जो वो राष्ट्रीय भावना के तहत उनको भारतीय बनाते हैं। ये नशा ही छूट जाता है, नशा ही छूट जाता है कि हम हिंदू हैं करते, सिर्फ एक ही भावना रहती है कि हम सिर्फ भारतीय हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस होते तो अमेरिका को भी पछाड़ करके बहुत आगे हो जाते। लेकिन ये बात वो सब नहीं कहेंगे, क्योंकि ओंकार चौधरी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मनीष ठाकुर हो, चाहे ये प्रदीप सिंह हो, नेहरू की गद्दारियों को उनको छिपाना है। नेहरू और गद्दार नेहरू, गद्दार गांधी किस प्रकार से ब्रिटेन से, अमेरिका से मिलकर के हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये परिदृश्य से, सिनेरियो से हटाया और आज भी दबाने की कोशिश हो रही है। अरे भाई, इस देश में इतने बड़े राष्ट्रभक्त की, उनके मृत्यु की गुत्थी आज तक इन सबों ने सुलझने नहीं दी है कि कैसे वो मरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, बताइए। तो जो कह रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है पाचू हो गई, अरे हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर होती। देश को जानना चाहिए कि चीन की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था 80 के दशक में एक साथ थी, बराबर थी, और वहीं भारत में इन जीएनपीसी कांग्रेसियों ने लूटते यानी इतना देश को कमजोर कर दिया कि भारत को सोना जो है वो भारत को सोना बेचना पड़ा। यानी इतनी लूट मचाई इन सबों ने, और वहीं पर चीन के लोगों ने संगठित होकर के इतना आगे किया कि चीन की अर्थव्यवस्था आज के दिन जो है भारत की अर्थव्यवस्था की 5 गुनी आगे बढ़ गई। तो इसको सब नहीं कहेंगे कि इसको ओंकार चौधरी और बीजेपी वाले सब नहीं कहेंगे कि इस देश को लूट करके पूरा जो है वो तहस कर दिया, और जो है वहाँ और चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो 5 गुनी होगी। तो ये चिंता का विषय है। ये और ओंकार चौधरी हों, चाहे जो जितने भी वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि ये इसी जीएनपीसी ने उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके 2008 में वो जो समझौता हुआ था उसकी एक गवाह थी। ये सोनिया गांधी, मैंने जो समझौता हुआ था तो उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये गद्दार राहुल गांधी था, लेकिन विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में यही जो सोनिया गांधी थी। तो इस तरह का जो वुहान में समझौता हुआ उसके बदले जो है ये इस जीएनपीसी या राहुल गांधी ने उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन का रिश्वत लिया, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। ये सारी बातों पर ये पर्दा डालते हैं, और उसी कारण जो है इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने
चीन के लिए भारत का बाजार खोल दिया। इतने बड़े गद्दार हैं। तो जेएनपीसी का हर गद्दारी को ढकने वाले ये बीजेपी वाले भी उतने ही गद्दार हैं। और आज तक मोदी जी ने जो 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 ये जेएनपीसी वालों ने जो कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता किया था 2008 में, उसकी जांच तक नहीं कराई। ये राष्ट्रवादी बनते हैं, उसकी जांच तक नहीं कराई कि आखिर उस समझौते में है क्या, कितने जो है देश से संबंधित, देश से मुतल्लिक और हमारे संवेदनशील और हमारे सामरिक वो हितों को चोट पहुंचाने वाले कितने ऐसे विषय और कितने ऐसे मुद्दों का उसमें समावेश है। इसकी जांच कराने तक की भी जो है जहमत नहीं किया ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने, सिर्फ इस गद्दार जेएनपीसी को बचाने के लिए। तो जो गद्दार जेएनपीसी को बचाने वाला हो या बचाता हो, कभी भी वो राष्ट्र का हितैषी हो नहीं सकता। जो गद्दार जो है ये वामपंथियों को बचाता हो, वो कभी भी इस देश का हितैषी हो नहीं सकता। अरे ये मोदी, मैंने 4 साल बीत गए ना डोकलाम के मुद्दे पर, और वो जो राहुल गांधी मिला था उसे दुश्मन चीन के राजदूत से, आज तक मोदी महोदय इसकी भी जांच नहीं कराए कि ये राहुल गांधी जो है जिसमें कि युद्ध में दुश्मन चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, रात के अंधेरे में जो मिला, चोरी छुपे मिला। अच्छा, वो कई दिन तक, हफ्तों ये झूठ बोलता रहा राहुल गांधी, इनकार करता रहा कि हम नहीं मिले। वो तो बहुत जब उसको घेरा गया, मीडिया वालों ने घेरा हो रहा, तब जाके कबूल किया कि हम मिले थे। ये मोदी सरकार राष्ट्रवादी अपने को कहती है, उसकी भी जांच कराने की मंशा नहीं दिखाई, जहमत नहीं किया कि आखिर जो वो मिला उसे, एक जो ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से जो मिला, तो उसमें क्या क्या बातें हुई और कौन कौन हमारे देश की संवेदनशील और सामरिक महत्व की बातों, माने सूचनाओं का इस गद्दार राहुल गांधी ने दुश्मन चीन के राजदूत से साझा किया। तो हर तरह से जो है ये मोदी सरकार, श्री मोदी जी और ये बीजेपी वाले और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता नेता हैं, इस गद्दार जेएनपीसी और गद्दार राहुल गांधी की हमेशा जो है वो हमेशा ये सब बचाते हैं, रक्षा करते हैं। और देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, इस जेएनपीसी को, राहुल गांधी को गद्दार के रूप में न तो जाने, न तो समझे, न तो देखे, इसकी भी साजिश करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना खतरनाक खेल खेलने वाला देश के खिलाफ जो है कभी भी इस देश का हितैषी हो नहीं सकता, राष्ट्रवादी हो नहीं सकता। और तो जब भी ये अपने को राष्ट्रवादी करते हैं तो बहुत मन में क्षोभ होता है। बताइए, देश के इतने बड़े दुश्मन, और इसलिए दुश्मन देश के दुश्मनों की रक्षा करने वाले, और ये अपने को बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो राहुल गांधी की रैली पर जो प्रतिक्रिया थी इनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस था समित पात्रा का, वो निश्चित रूप से भारतद्रोही था। किस रूप में? इस गद्दार राहुल गांधी की गद्दारियों को ढकने वाला। ये इतना जो मार्मिक जो पहलू है, इसको देश के लोग बहुत गंभीरता से देखें। आज भी तमाम यूट्यूब पर देखा जाता है, जो है मतलब किस प्रकार ये इन गद्दारों को बचाते हैं, ये सब बीजेपी वाले। एक यूट्यूब पर ये भी देखा गया कि ये पटना में एक कोचिंग चलाते हैं, अब खान सर उनको बुलाता है, खान सर। अब उनका पूरा नाम क्या, उस पर भी गंदगी कि
जो पढ़ने वाले खान हैं इनका, या हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, इनका वास्तविक नाम क्या, इसी में इस तरह की मानसिकता जो है वो घुसी रहती है। तो वो कह रहे थे कि चीन को परास्त करना आसान है, वो बता रहे थे कि जब भी बात हो तो उसके जितने भी पावर हाउसेज हैं और उनको आइडेंटिफाई करके यदि उसको नष्ट कर दिया जाए, और फिर जो है उसके जो तेल का भंडार है उसको नष्ट कर दिया जाए, और जो है जो रेलवे के प्रमुख जंक्शन है इसको किसी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और बहुत द्रुत गति से, बहुत तेजी से, तो ये चीन जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। सवाल इस बात का है, खान चूंकि वो कोचिंग चलाते हैं, मैंने इतना मस्तिष्क उनको जान नहीं सकता, चीन को घुटने पर लाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बाद उसका फायदा उठाने वाले तुरंत पहुंच जाएंगे वो पश्चिमी देश। ऐसा करना होगा कि भाई चीन ये घुटनों पर आता है तो उसका फायदा सिर्फ भारत को मिले। तो ऐसी इच्छा कहां पर है इस देश में? अरे इसी देश में चीन के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने भारतीय समाज का बहुत बड़ा तबका लगा हुआ है। उस तबके को एहसास नहीं है कि जो चीन के सामान को चीन से जो मंगाते हैं, चीनी माल को मंगाते हैं और उस पर जो है भारत का ही ठप्पा उसमें वो लगाते हैं, और फिर उन सामानों का वितरण होता है। तो इतने और चीन के सामान को बड़े व्यापारिक फायदे के रूप में, क्योंकि ये चीन के सामान सस्ता है, बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। ये पूरा तबका जो है मानना पड़ेगा कि ये भारत विरोधी मानसिकता है, जो चीन के आर्थिक हितों को साधता हो, जो चीन के हितों को जो प्रमोट करता हो। कौन? चीन हर वक्त जो है भारत से दुश्मनी करता है। वो हमेशा इस देश को, भारत को कमजोर करने के लिए कभी बाहर से घेरता है, और दो एजेंट को तो परमानेंटली इसने लगा दिया है। एक जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज को, और कम्युनिस्टों को, भारत को कमजोर करने के लिए अंदर से। और कई पत्रकार जो है वो पकड़े गए हैं इस देश में, कोई शर्मा करके, जो कि चीन के ही पक्ष में वो माहौल बनाता था। और मीडिया का आधा वर्ग, ये रवीश कुमार मंडली, ये चीन के ही पक्ष में जो है वो माहौल बनाती है। और मुखौटा क्या है उसका? हम गरीबों के लिए, हम अल्पसंख्यकों के लिए मुखौटा है। तो गरीबी भी ये सब बेचते हैं, और जो है वो और अल्पसंख्यकों में, और अल्पसंख्यकों में भी विशेष करके हमारे इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति एक दिखावटी हमदर्दी ये भी बेचते हैं। तो ये बेचते हुए वो चीन के पक्ष में ये माहौल बनाते हैं। तो ये जो तबका है हमारा, यानी व्यापारिक वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका जो है, चीनी माल को, चीनी सामान को चीन से आयातित करना, मंगाना, फिर उस पर भारत का ही ठप्पा वो लगाना, फिर उसको इस देश में जो है वितरण करना, और फिर उसको बेचवाना, और कुछ लोग जो है बड़े चाव से जो खरीदते हैं। तो पूरी जो मानसिकता है भारत विरोधी है। और क्यों? अच्छा, और ये एहसास भी नहीं है कि हम जो है अपने दुश्मन चीन के आर्थिक हितों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये मानसिकता कितनी भारत के लिए घातक है, इसको सोचने की आवश्यकता है। यदि इनमें देशभक्ति होती, यदि इनमें देशभक्ति का थोड़ा विभाव होता तो हम बोलते भाई कि
हमारा नुकसान भले हो जाए, हमारा व्यापारिक नुकसान भले हो जाए, दुश्मन चीन के आर्थिक हितों को हम कदापि नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम जितना उसको वो निर्यात करते हैं चीन को, उसका 5 गुना 6 गुना जो है उससे हम आयात करते हैं। और उस आयात करने में यही मानसिकता कि चीन के सामान को सस्ता बनाकर बेचने वाली जो मानसिकता है वो घोर देश विरोधी है, देश की दुश्मन है, एहसास नहीं है। जैसा कि मैंने एक बार बताया था कि कोई 5-6 साल पहले एक व्यापारी था और कुछ जो दीपावली के अवसर पर जो कुछ यानी फुलझड़ी वगैरह जो लगती है वो बेच रहा था। वो तो सरेआम कह रहा था कि कुछ ही दिन में चीन जो है भारत पर कब्जा कर लेगा, बड़े आराम से कह रहा था। उसके कहने में जरा भी ये नहीं कि भाई दुश्मन चीन आप जिस देश पर कब्जा कर रहा है तो कितने दुख की बात है। लेकिन बड़े आराम से कह रहा है कि ये चीन जो है 2-4 साल में भारत पर कब्जा कर लेगा, बड़े आराम से, बगैर किसी प्रतिक्रिया के। तो जहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं कि दुश्मन चीन का कब्जा हो जाए, उसका विस्तार हो जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई संवेदना नहीं, तो समझ जाइए कि हमारा देश कितने खतरों से वो घिरा हुआ है। ये बड़े वो और कई जो है वो स्वदेशी आंदोलन भी चलाए गए, वो सब बेकार। चीन के सामानों का बहिष्कार करना होगा हर हालत में, और जो लोग चीन के सामान को बेचवाने में, वितरण में, खरीदने में जो लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से इस देश के शत्रु हैं। आप राष्ट्रवादी भी बनते हैं, देशभक्त भी बनते हैं, और दुश्मन चीन के आर्थिक हितों को साध रहे हैं। तो वो खान महोदय थे, शायद उनको मालूम नहीं कि भाई चीन को घुटनों पर तो ला सकते हैं, पूरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको घुटनों पर लाने के लिए मिलिटरीली यानी सैन्य रूप से जो है चीन से आगे जाना पड़ेगा। और अब उसके सैनिक कितने सक्षम है छोड़ दीजिए, लेकिन जो उपकरण है उसके पास, तमाम उपकरण है, सैन्य उपकरण है, तो वो भारत से ज़्यादा हैं। भारत उससे सैन्य रूप से भी आगे बढ़ सकता है, बहुत आसान उपाय है। ये जितना काला धन है ना, अरे जैसे बात हो रही थी कि वो INS विक्रांत जो है वो 10 सालों में तैयार हुआ और इस पर शायद जो है 25,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हम तो कहते अमेरिका के पास जो है वो 10 या 11 जो है वो एयरक्राफ्ट विक्रांत की तरह जो है 10 या 11 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 12 से लेकर 13 लाख करोड़ जो काला धन है मोदी महोदय, यदि वही आप ला दीजिए, अरे 20-30 बन जाएंगे आपके वो एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या बात करते हैं। हमारी सेना को जो आधुनिक बनाना है, जो पैसे की कमी के कारण नहीं बन पाती है, हमारी सेना जो है अमेरिका से भी ऊपर, चीन से भी ऊपर आधुनिक बन जाएगी। और जो अमेरिका के पास 11 है, अब अपने पास 15-20 भी बन जाएंगे वो एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन उनके काला धन को आप लाएंगे तब ना। आप तो वादा भी किए थे। तो आप देश के दुश्मनों को भी बचाएंगे और उनके काला धन को भी आप बचाएंगे, और उसका नाम तक नहीं लेंगे। बात यही चली आती है। यदि उस काले धन को लाया जाए
तो महंगाई भी कम हो जाएगी। महंगाई से हमारे भारतीय भाई बहनों को भी राहत मिल जाएगी, यानी इतनी छूट दी जाए। और छूट से ही, महंगाई के विषय में छूट से ही काम नहीं चलेगा, व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि जिसमें जितने भी बिचौलिया हैं, आड़तिया हैं और मिडिल मैन है, ये महंगाई को बहुत, और जो खास करके जमाखोर हैं और काला बाजारी जो करते हैं। मैंने बताया था कि महंगाई को नियंत्रित करने वाले और बढ़ाने वाले ये 4 तबके हैं। एक तो जमाखोर जिसको बोलते हैं होर्डर, और एक है काला बाजारी करने वाले, वो उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटियर, और तीसरे हैं वो मुनाफाखोर, प्रॉफिटियर, चौथे हैं सट्टा बाजारी करने वाले, स्पेकुलेटर। इसको यदि ठीक ढंग से नियंत्रित किया जाए तो काफ़ी महंगाई जो है वो कम हो सकती है। और कहना अचूक नहीं होगा कि ये जो तबका है जमाखोरों का, काला बाजारियों का, मुनाफाखोरों का और सट्टा बाजारियों का, ये पूरा इनका जो तबका है, इस पर जीएनपीसी के तत्वों का, जीएनपीसी समर्थित यानी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज या कांग्रेस के तत्वों का कब्जा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम आम आवाम को राहत दिला सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। आम आवाम को राहत भी दिला सकते हैं, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से हम चीन और अमेरिका से आगे भी जा सकते हैं, और अपने देश को मजबूत भी कर सकते हैं। और भारत यदि विश्व में मजबूत होता है, नंबर 1 शक्ति बनता है, तो किसी को भय भी नहीं होना चाहिए, किसी को भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए भारत की मंशा है ही नहीं किसी और जमीन, किसी और की जमीन को हथियाने की। हाँ, भारत की ओर यदि कोई आंख उठा के देखेगा तो भारत उसकी आंख निकालने की भी ताकत रख सकता है, लेकिन कब होगा? जब हम विश्व की नंबर 1 ताकत बन लेंगे। लेकिन इन देश के दुश्मनों के रहते, खास करके जीएनपीसी, वाम दल, ये टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, इनके रहते भारत कभी भी विश्व की ताकत बन नहीं सकता। और यही तो है, देश में बिखराव पैदा करके भारत को बिखराव है, बिखराव के आधार पर नफरत है, भेदभाव है, हमेशा जो है परमानेंटली रह करके इस देश को कमजोर बनाने की ये साजिश में निरंतर लगे हुए। लेकिन भारतीय जनता दल वही कर रहा है कि बिखराव को समाप्त करना है, नफरत का नामो निशान मिटाना है। लेकिन जो हथियार है वो भारतीयता का है। तो भारतीयता के महत्व को समझिए। और ये जो काले अंग्रेज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले जो है, ये सभी खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं। इनका विनाश करना है। कहाँ पर? ईवीएम मशीन पर। और ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका है, न कोई आंदोलन है, न कोई हिंसा है, न किसी को कष्ट है, बस मन में ठानना है कि इनका विनाश करना है। बगैर इनका विनाश किए हुए देश में शांति आ नहीं सकती। और जितनी ख्वाहिशें हमारी आवाम की हैं और देश की हैं, सबकी ख्वाहिशें जो है वो जो है पूरा हो नहीं सकती। तो इसलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि भारतीयता के आधार पर एक होना बहुत जरूरी है। भारतीयता के माहौल को आना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर एक होइए और पूरा
पूरा भारत एक हो और ईवीएम मशीन पर इनको माकूल जवाब दीजिए और माकूल तरीके से इनके विनाश को सुनिश्चित करेंगे, और विनाश को सुनिश्चित करने के बाद ही आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।